तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। एक बार फिर से साइंस की क्लास है और साइंस की क्लास मैंने आपके सामने हमेशा की तरह नोट्स बोर्ड पर बहुत शॉर्ट में लिख रखे हैं। इनको मैं बारी बारी से आपसे डिस्कस करता रहूँगा। आप लोग अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आप नोट करेंगे। साथ ही साथ जो मैं चीज़ें आपके साथ बोलूँगा डिस्कशन में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, आप उनको भी नोट करेंगे। मैं सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा एग्जाम के नज़रिए से। और इस क्लास को मैंने कहा है क्रैश कोर्स क्लास। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा। जो ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं या जहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, सीवेज। तो मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, केमिकल फार्मिंग। तो ध्वनि प्रदूषण का शहरों में या ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक बार क्वेश्चन आया था, ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, मैंने भी कुछ लगाया, लेकिन उसका आंसर था हैवी ट्रक यातायात। ठीक है ना। हैवी ट्रक माने जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जो गुजरते हैं। उसने आंसर जो दिया था वो दिया था कि सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस कौन से रंग में नहीं होती है, हरे रंग में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हरा रंग जो है हर तरह के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। हरे रंग में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी रंग में। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या रोल है, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसी तरह से बहुत सी डेट्स हैं जो अक्सर आती हैं, जैसे कि MIC जो घटना थी वो क्या थी, MIC गैस रिसाव वो क्या था, भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, तो चेरनोबिल हादसा क्या था, चेरनोबिल कहाँ पर है, तो फुकुशिमा जो है क्या था, हिमालय प्रलय क्या है। उसी तरह से वाहनों के धुएं में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो डीजल से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो पेट्रोल के दहन से या सिगरेट के दहन से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है। क्या है क्रायोजेनिक इंजन, क्या है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्या है लिथियम आयन बैटरी, तो क्या है एसिड रेन। तो एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, एसिड रेन से प्रभाव जो है, एसिड रेन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन एरियाज़ पर है। इस तरह की बातें और भी बहुत सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो समय गंवाए बिना मैं यहाँ पर शुरू हो जाता हूँ। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कीजिए, और आप नए हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम और रेडियम का अयस्क है। रेडियम भी पिच ब्लेंड से ही मिलती है, आमतौर पर आप लोग याद नहीं करते हो। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम रेडियम दोनों का ही अयस्क है। ब्लैक लेड या काला शीशा किसको कहते हैं, ग्रेफाइट को। कुछ किताबों में ग्रेफाइट को हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर या कुचालक लिखा होगा, वो गलत है। ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। ओके। अब हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना, सफ़ेद सोना, पीला सोना, काला सोना। इसमें हरा सोना किसको कहते हैं, हाँ भाई कोई बताएंगे। हरा सोना, हरा सोना चाय, ठीक है ना। हरा सोना चाय है। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना क्या है, कपास, ठीक है ना। सफ़ेद सोना कपास है। पीला सोना तिलहन, जो तिलहनी फसलें हैं ना उन्हें हम कहते हैं पीला सोना। काला सोना कोई बताएंगे, काला सोना पेट्रोलियम, डीजल नहीं पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब उस पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सभी कुछ आ गया। ओके। आयोडीन गैस जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है, आयोडीन बैंगनी रंग की होती है। अब ये समुद्र से मिलती है। देखो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही समुद्र से मिल सकते हैं। इसमें से जो आयोडीन है वो एक ख़ास किस्म के समुद्री शैवाल से मिलती है जिसका नाम है लेमिनेरिया। समुद्र में पाए जाने वाले लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन आप पा सकते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन भी समुद्र से मिल सकती है। अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं इसमें डिस्कस भी कर चुका हूं। आपसे अक्सर एक सवाल पूछेगा, रूटीन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा अम्ल कौन सा बरसता है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड, दूसरे नंबर पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो HNO3 सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया हैं वो उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास के इलाके। अगर एक देश का नाम पूछे तो इसमें अक्सर ऑप्शन रहता है नॉर्वे, नॉर्वे सही होता है। अच्छा, उसी के आसपास हैं नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, आर्कटिक के आसपास के इलाके हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा का सबसे ज़्यादा असर कहाँ है, उत्तरी ध्रुव में कि दक्षिण ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा है। उसमें भी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, आपको पता है ना उच्च अक्षांशीय क्षेत्र किसे कहते हैं, हायर लैटिट्यूड एरियाज़ किसे कहते हैं। किसने अक्षांश के बाद उच्च अक्षांश कहा जाता है 60 डिग्री ना 40 डिग्री, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांशों के बाद के अक्षांशों को हायर लैटिट्यूड्स या उच्च अक्षांश कहा जाता है। ओके। तो चलिए साहब, सबसे प्रबल अम्ल या सबसे, अम्ल समझते हैं ना, तेजाब, अम्ल माने तेजाब। सबसे प्रबल अम्ल जो है वो है नाइट्रिक एसिड।
और अब यहाँ पर एक शब्द आता है ऑक्सीकारक। अब आप ना ऑक्सीकारक में ये भूल जाइए कि ऑक्सीजन का गेन होता है या ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है। आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑक्सीकारक का मतलब रंग उड़ाने वाला, ऑक्सीकारक का मतलब कलर उड़ाने वाला, चाहे वो लकड़ी से रंग उड़ाना हो, कपड़े से, कागज़ से या फूल से। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो है फ्लोरीन, ध्यान रखना। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या है? फ्लोरीन है। ओके, अच्छा, पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल 7 का मतलब क्या है? ना अम्ल ना क्षार, उदासीन। और पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। 0 का मतलब है प्रबल अम्ल और 14 का मतलब क्या है? प्रबल क्षार। मैंने आपको बताया था ऐसा कोई साल्ट है, ऐसा कोई लवण है, ऐसा कोई क्षार है जिसकी पीएच वैल्यू 14 है। आप बताएं प्रबल क्षार। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, लिखाया भी था। एनीवन? प्रियंका? हाँ, साबुन बनता है उससे, सोडियम कार्बोनेट। अरे इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भूख लग रही है? भूखी। अच्छा चलो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपको पता है पानी जो है, पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबल सकता है? 100 डिग्री सी पर, है ना। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है, यानी कि 100 डिग्री सी पर पानी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना। अब हम लोगों ने ना इंटर पास कर लिया, हमें एक शब्द समझ में नहीं आया, वो था क्वथनांक। BSc भी कर ली, है ना, हमें एक शब्द समझ में नहीं आया, क्वथनांक। रट्टे लगा लिए हमने, क्वथनांक। जब कंपटीशन की तैयारी करने लगे तो एक दिन दिमाग में, अच्छा क्वथनांक मतलब उबलना। अबे यार, क्वथनांक मतलब क्वथन माने उबलना। तो किसी टीचर ने बता के नहीं दिया कि क्वथन मतलब उबलना। सभी कह जा रहे हैं क्वथन। और इंग्लिश हमारी बहुत हैवी थी, बॉइलिंग हमें समझ में नहीं आता था। ओके, तो क्वथन माने उबलना और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड उबल जाता है। तो पानी 100 डिग्री सी पर उबल जाता है, तो पानी का जो क्वथनांक हो गया वो 100 डिग्री सी हो गया। आप मुझे बताएं कि जो इम्प्योर वाटर होगा, अगर मैं पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दूं या रेत डाल दूं या चीनी डाल दूं, तो वो 100 डिग्री सी पे उबलेगा या ज़्यादा पे उबलेगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? पानी में आप जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। खाली पानी को आप गर्म कीजिए, बहुत जल्दी गर्म होगा। और चाय बनाइए, देर से गर्म होती है। कभी देखा है चीनी पत्ती डालने के बाद उसके साथ खड़े रहते हैं, अब आए इसमें उबाल, अब आए इसमें उबाल, अब आए इसमें उबाल। और आपने देखा होगा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसे ही आपने क्षण भर को नज़र घुमाई और वैसे ही फुन, है ना, होता है ना। ये यूनिवर्सल है, पता नहीं क्या होता है। वो इंतज़ार करती है चाय पत्ती कि तुम इधर नज़र बचाओ और मैं इधर दुर्घटना घटा दूँ, है ना। चलिए खैर, तो पानी का, तो अगर पानी में अशुद्धि हो जाएगी, ध्यान रखना, पानी में, जल में अगर अशुद्धि हो जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज माने जमना। पानी कितने डिग्री सी पर जम जाता है? 0 डिग्री सी पर। लेकिन आमतौर पर क्या होता है ना, आसपास जो ओस है उसमें तरह तरह के एसिड्स मिले हुए हैं। तो आप लोग देखेंगे ना, जैसे पहाड़ों बर्फ़ पड़ रही है, आपको लगेगा जैसे कभी आ जाएगा ना कि ऊधम सिंह नगर का टेम्परेचर रिकॉर्ड गिरा, 2-2 डिग्री सी तक यहाँ पर टेम्परेचर आ जाता है, लेकिन फिर भी बर्फ़ नहीं पड़ती है। हम सोचते हैं 2 डिग्री सी और 0 डिग्री सी में कमी क्या है, बर्फ़ पड़ जाती। लेकिन ना पानी में अशुद्धि हो गई है, तो पानी इम्प्योर होने की वजह से पानी में तरह, आप देख रहे हो ना, धूल मिट्टी हवा से उड़ रही, तो ये सब नमी में तो घुल रही है, तो पानी में अशुद्धि हो जा रही है। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, बर्फ़ नहीं जम जाती है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है या बर्फ़ बन जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइडियल कंडीशन में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सी होगा। ठीक है, जहाँ पर आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में चले जाओ, जहाँ पर पानी में जो ताज़े पानी की झीलें हैं और जहाँ पर प्रदूषण नहीं है, वो वाकई में 0 डिग्री सी पर जम जाती हैं। डल झील, बुलर झील सब जम जाती है ना। तो खैर, तो अगर अशुद्धि मिल जाएगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। 0 से नीचे क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, है ना, समझ रहे ना, माइनस में आ जाएगा। तो आगे चलें। तो शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है। आगे, अरे सक्सेना जी को कॉल कर दो, मैसेज कर दो, क्लास हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, क्लास हो रही है। ठीक है, आप फ़ोन कर दो, क्या उनको मैंने कह दिया शाम को ले आना, कह दो क्लास हो रही है। आगे चलें। ये 4 डिग्री सी क्या है? देखो, बहुत सारे लगभग सभी जो लिक्विड होते हैं ना, उनको अगर गर्म करेंगे तो फैलते हैं। फैलने का मतलब उनका घनत्व घटता है, डेंसिटी उनकी घटती है।
घनत्व माने डेंसिटी यानी कि जमाव। घनत्व का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम लोग बिल्कुल चिपके बैठे हो ना, तो घने घने, अभी खुल जाओ थोड़े से, थोड़े खुले हो, अरे थोड़े से इधर को हो जाओ, अब घनत्व तुम में कम हो गया है, अब चिपक जाओ, नहीं तो रोने लगते हो तुम लोग, है ना। ठीक है, अरे यार 4 लोग गुट में से 3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन रो रहा। अरे वाह, कितनी अच्छी राइम बन गई ना। 4 लोग गुट में से 3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन रो रहा। इसको लिख लो भाई, 4 लोगों के गुट में से 3 लगातार 3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन रो रहा है ना। हाँ, अब तो बड़े ऐसे गाल बिल्कुल ऐसे होने टमाटर जैसे। भाई इतने टमाटर जैसे मत करो, ऑर्गेनिक एसिड बढ़ जाएगा, पथरी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो कहेगा कौन सी भी है हो गई, ओ मेरी जुबान काली हो गई पहले से ही है, हो तो दूरबीन विधि से होगा, किससे होगा है ना। चलो भाई, ओ तो मेरी जुबान काली हो गई पहले से थी, हमें तो काली बिल्ली तो नहीं हो गया, चले ओके। चलो अच्छा, कहाँ थे हैं? हाँ बताओ भी सोनू भाई, क्या है ये 4 डिग्री सी पानी? अच्छा चलो छोड़ो, जो है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना समय नहीं है। हर द्रव, प्रायः हर द्रव जो है, हर लिक्विड जो है वो गर्मी पा करके फैलता है, यानी कि उसका घनत्व घटता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं इसे? ऊष्मीय प्रसार। जैसे इसका उदाहरण है ना, अब तो धीरे धीरे वो तार खत्म होते जा रहे हैं, बिजली के तार होते हैं ना, बिजली के तार, तो आप देखें गर्मियों में ना वो थोड़े नीचे लटक से जाते हैं, ध्यान दिया कभी? और ये हाई स्कूल में आता भी था। हाई स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे ना, उसमें एक टॉपिक होता था क्या होता है जबकि, उसमें एक टॉपिक होता था क्या होता है जबकि। एक बार रोकना, शायद कोई मिलने आए। हाँ जी, तो खैर पानी जो है उल्टा बिहेवियर करता है। उल्टा बिहेवियर का मतलब यह है कि पानी को अगर गर्म करो तो बजाय फैलने के पहले सिकुड़ता है, यानी कि उसका घनत्व बजाय कम होने के पहले बढ़ता है। पानी का घनत्व 0 से 4 डिग्री सी तक पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर वो घटना शुरू करता है। इसी को हम कहते हैं कि पानी जो है, पानी का जो ऊष्मीय प्रकार है वो सामान्य नियम के विपरीत जाता है। पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सी के बीच में आप गर्म करेंगे तो बजाय फैलने के वो सिकुड़ेगा, यानी कि पानी का जो घनत्व है वो पहले बढ़ता है, बजाय घटने के बढ़ता है। इसीलिए 4 डिग्री सी पर आकर के पानी की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर वो फैलने लगता है, यानी कि उसके बाद फिर घनत्व उसका कम होने लगता है। समझ रहे हैं ना? यही वजह है कि सर्दियों के दिनों में होता क्या है, सवाल आता है कि सर्दियों के दिनों में झीलें जम जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर मछलियाँ जो हैं वो मरती नहीं हैं। तो होता ये है कि जब आसपास की आबो हवा का, यानी कि जलवायु का टेम्परेचर घटने लगता है, तो होता यह है कि जो ऊपरी सतह है पानी की, झील या तालाब जो है या समुद्र जो है, उसकी जो ऊपरी सतह है उसका टेम्परेचर जल्दी गिर जाता है, और जो नीचे की सतह है या नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है। अब होता यह है कि पानी का जो टेम्परेचर है ऊपरी सतह का, जैसे ही 4 डिग्री पर आता है, तो उस समय उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिससे कि वो अब ज़्यादा घनत्व तो भारी हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो गया तो भारी हो गया, तो ऊपर की सतह का जो पानी है वो नीचे को बैठने लगता है। नीचे जो हल्का पानी था जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, वो ऊपर आने लगता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है 4 डिग्री सी पर आकर के, चूँकि आसपास ठंडी का मौसम है, 4 डिग्री सी के आसपास आकर के उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फिर से नीचे बैठ जाता है। होता ये है कि सिलसिला लगातार होने के बाद रिज़ल्ट ये आता है कि ऊपर तो पानी, नीचे ऊपर का जो पानी है वो तो जम जाता है, लेकिन जो 4 डिग्री सी पर आकर के भारी होने की वजह से पानी जो नीचे बैठ रहा था तली में आकर के, यानी कि नीचे जो है पानी का जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सी ही रहा। अब नीचे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सी है, यानी कि जो अंदर जब जाएंगे तो झील वहाँ पर जमी भी नहीं है, ऊपर की सतह पर झील जमी है, इसलिए नीचे जो है मछलियाँ वगैरह उसमें मरती नहीं है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब सोने की शुद्धता को आप मापते हैं कैरेट में। 24 कैरेट का मतलब है प्योर गोल्ड। 24 कैरेट का मतलब है कि ऐसा सोना जो कि 100% शुद्ध है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। ओके, अब 22 कैरेट, आमतौर पर बाज़ार में जो सोने के जेवर आपको मिलते हैं ना, वो 22 कैरेट के मिलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ये है। 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध होता है, कहते हैं ना 24 कैरेट खरा। ओके, 22 बाज़ार में आपको जो मिलते हैं वो 22 कैरेट के मिलते हैं। अब कुछ लोग अक्सर फर्जीवाड़ा कर देते हैं, आपको 22 कैरेट की जगह 20 कैरेट का सोना पकड़ा देते हैं। आपको अंदाज़ा तो होता नहीं है ना, उसी में वो अपनी कोठियाँ बना लेते हैं। ठीक है, सोने की शुद्धता का क्या है मात्रक? हॉलमार्क है ना।
आगे चलें। अब ये किम्बरले क्या है? हीरे की खान है। ये खूब आता है कि किम्बरले खान किससे संबंधित है? हीरे से। किम्बरले हीरे की खान है। अच्छा, हीरा मैंने शायद कल भी बताया था आपको, हीरे का कोई कलर नहीं होता है। इसकी जो बनावट होती है ना, इसकी जो शेप होती है इस तरह की होती है कि जब इसको घुमाते हैं तो अलग अलग एंगल से इसमें प्रकाश पड़ता है ना, तो ये चमकता है, प्रकाश से चमकता है ये। कभी फिर बात करेंगे इसकी, क्या है वो अपवर्तन और क्या है वो परावर्तन जिसकी वजह से हीरा चमकता है। तो खैर ये रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, यानी इसके आर पार आप देख सकते हैं। इसके अलावा हीरा कुचालक है, गर्मी का भी यानी कि ताप का भी और करंट का भी ये कुचालक है। हीरा जो है दूसरी धातुओं में घुलता नहीं है, अघुलनशील है। हीरा जहरीला भी होता, ध्यान रखना, हीरा जो है ना जहरीला भी होता है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में चली जाए तो मौत भी हो सकती है। अब क्रायोजेनिक, क्रायो जो है ना, क्रायोजेनिक जो है वो क्रायो सबसे बना है, जिसका अर्थ है निम्न ताप या निम्न तापिकी। क्रायोजेनिक एक टेक्नोलॉजी है और सीधे सीधे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो रॉकेट में होता है, रॉकेट फ्यूल में। होता यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत कम टेम्परेचर पे आप ठंडा कर दें, आप इसके टेम्परेचर को बहुत नीचे ले जाएं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टेम्परेचर को जो है कि आप बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएं, -140-150 डिग्री सी के आसपास ले जाएं, फिर इन दोनों को मिला दें। तो ये जो ईंधन होता है ना, कम मात्रा में ही बहुत ही माइलेज देता है। ये ईंधन जो होगा बहुत ही कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगा। अब हमारे पास जो रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट हैं या हवाई जहाज़ हैं, ये जितनी भी उड़ने वाली चीज़ें हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जब हम स्ट्रक्चर बनाएं, उनको बनाएं तो हल्की से हल्की धातु का इस्तेमाल करें, प्लस ईंधन उसमें कम से कम होना चाहिए। ईंधन ऐसा हो जो कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको उड़ा सके। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत कम टेम्परेचर पर आप ले जाओ, उसको रॉकेट में डाल दो, तो ये कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको फ्यूल देते रहेंगे। तो वही है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं अति निम्न तापिकी। अब क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम सांस लेते हैं ना, जैसे कहते हैं कृत्रिम सांस, कृत्रिम सांस कैसे लेते हैं? सिलेंडर होते हैं ना, कोविड में तो सभी लोग परिचित हो गए सिलेंडर से ना, और फिल्म में तो आपने देखा ही होगा, वो ऐसे करके पड़ा देता है ना, फिर विलेन आता, वो नाक हट्टों से हटा देता, वो तेज तेज सांस लेने लगता, फिर हीरो आता, डे हैं, फिर मारपीट होती है, वो फिर उसके लगा देता है, होता है ना, देखा होगा। तो वही है आपकी कृत्रिम सांस। तो कृत्रिम सांस चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों वाला हो या गोताखोरों वाला हो या कोई अन्य हो, उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, उसमें ऑक्सीजन के साथ भरी जाती है हीलियम। कौन सी? हीलियम। आपने देखा होगा ना, कोविड में लोगों ने घरों में सिलेंडर रख लिए, या एक जो तय सीमा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर के मार्फत दी गई तो भी लोगों की मौत हो गई, फेफड़ों में पानी भर गया। अक्सर समस्या आती थी ना कि भाई फेफड़ों में पानी भर गया, तो आम आदमी कहेगा फेफड़ों में पानी कहाँ से आ गया? तो जो ऑक्सीजन है ना, उसी ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर के फेफड़ों में पानी बना दिया। तो खैर ऑक्सीजन की सक्रियता प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, चाहे वो सिलेंडर में हो या मेडिकल ऑक्सीजन हो, प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। सिलेंडर में उसके साथ क्या भरी जाती है? हीलियम गैस, है ना, 90% ऑक्सीजन और 10% हीलियम। ध्यान रखना, कृत्रिम सांस में हीलियम गैस चाहे वो गोताखोर लेके जाए या मेडिकल अस्पतालों में उसको दी जाए। इसके बाद आती है जो हवाई जहाज़ के जो टायर होते हैं, उनमें हवा नहीं भरी जाती है। हवाई जहाज़ के टायरों में हवा नहीं भरी जाती है, उनमें भी हीलियम भरी जाती है। गुब्बारों में भी हीलियम भरी जाती है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, गुब्बारों में अगर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नाइट्रोजन है या हीलियम है या हाइड्रोजन है। आजकल नए टायर आ रहे हैं ना, तो उनमें नाइट्रोजन भरी जा रही है। आजकल जो नए टायर आ रहे हैं ना, किसके? ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, उनमें गैस, उसमें हवा के रूप में नाइट्रोजन भरी जा रही है। क्यों भरी जा रही है हवा की बजाय नाइट्रोजन? उसकी अलग अलग बात है, उसको छोड़ो। आप लिखना ये जो टायरों में जो हवा भरी जा रही है ना, जो सड़क पर चलने वाले टायर हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन जो हवाई जहाज़ हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जा रही है? हीलियम। ठीक है, इसका रट्टा लग जाएगा, हीलियम गैस भरी जा रही है। बात आती है गुब्बारों में, जो गुब्बारे आप हवा में छोड़ते हैं ना, वो उड़ जाते हैं, तो उनमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर भरा जाता है। ध्यान रखना, किसका? हाइड्रोजन का और हीलियम का। लेकिन अगर एक ऑप्शन बोले वो हीलियम, तो फिर हीलियम सही होगा। अगर मिक्सर पूछे, लिख लो भैया, ये दोबारा वीडियो, फिर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, दोबारा वीडियो चला के फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें। अगर एक ऑप्शन हो तो हीलियम है, अगर वो कहे हीलियम प्लस हाइड्रोजन है तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और लिखी होगी मैंने, लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम, नाजिम जी, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किस में होता है?
हाँ, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। फ़ोन बंद करो, ध्यान से सुनो। लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किस में होता है? आप बताओ सोनू, फुरकान, प्रियंका, गीता, अंकित, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किस में होता है? अभी कल बताया था ना, तो ध्यान से सुना ना घर में जाकर। आप पांडे जी कोई नहीं बता पा रहा, आप बताएं। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में 10 में से 1 स्टूडेंट ने बताया, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में कल तो इस पर खूब बात हुई थी ना, कूलन को लेकर के। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए या परमाणु भट्टी को ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। ओके, और एक जगह और शायद मैंने लिखा होगा, वो चिप्स होती है ना, चिप्स के पैकेट, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। पीओपी की फुल फॉर्म क्या है? शमा अंसारी बताएं, हैं? पीओपी की फुल फॉर्म पैरा ऑपरेशन पैरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो ना हमने 20 साल पहले एक छोटा सा कमरा बनाया हमारे घर में ना, तो जो राजमिस्त्री थे वो कह रहे भाई मोल्डिंग वाले को बुला लो, मोल्डिंग वाले को। मैंने कहा यार ये मोल्डिंग क्या होती होगी? मोल्डिंग वालों को बुला लो, मोल्डिंग वालों को बुला लो, फूल बना देगा। तो 20-25 साल पहले हमारे संपर्क में आया मोल्डिंग वाला, तो वो एक पाउडर लाया, अपने विशेष प्रकार के औजार लाया, तो उसने मिला के कर दिया। तो फिर हमने कहा यार ये मोल्डिंग होता है कि मॉडलिंग होता है? तो फिर पता चला कि मॉडलिंग होता है, मोल्डिंग नहीं मॉडलिंग। आप जो ना कलात्मक छतें आप बनाते हो ना अपने घरों में, तो एक अलग से आता है पाउडर लेके मिस्त्री, और दिन भर वो काम करता रहता है, फिर आप उस पर लेंटर करवाते हो तो वो नीचे से बढ़िया सा फूल जैसा निकल आता है ना, वही आम भाषा में उसको मोल्डिंग कहते हैं, लेकिन सही है उसका मॉडलिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मैंने क्या लिखा क्या है भाई? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। पाउडर होता है, ये पानी इसको डालोगे तो पानी में आसानी से घुल जाता है, ठोस भी जल्दी हो जाता है, और इससे बहुत सारी मूर्तियाँ, खिलौने, इसके अलावा घरों और छतों में जो कलात्मक आकृतियाँ हैं वो पीएपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, ठीक है। लेकिन पानी इसका दुश्मन है। अगर ये किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर लगातार नमी आ रही है तो नमी इसकी दुश्मन है। कृत्रिम अंग आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई अपना हाथ या पैर खो दे तो वो नकली हाथ या पैर लगाते हैं ना, तो वो कहते हैं किससे बनते हैं? तो वो कार्बन और लेड, शीशा और कार्बन दोनों मिला करके। आपको नींद आ रही क्या? अच्छा, रात भर सोए नहीं होगे ना, पेपर था आज, है ना। हाँ, तो कार्बन और लेड दोनों को मिला करके क्या बनते हैं? कृत्रिम अंग बनते हैं ना। अच्छा, लिथियम बैटरी में कौन सी आयन होते हैं? लिथियम आयन। कौन सी धातु इस्तेमाल होती है बैटरी में? मोबाइल बैटरी या जो आजकल आ रही है इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, लिथियम, है ना। और ये जो आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी हैं, इन्वर्टर वाली जो बैटरीज हैं, या ट्रकों बसों में जो बैटरी, पुराने ज़माने की जो बैटरी होती हैं करंट के लिए, उसमें कौन सा एसिड होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। NH4Cl नौसादर, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? नौसादर। इसका इस्तेमाल भी होता है बैटरियाँ बनाने में, ठीक है। सोलर सेल मैंने आपको बताया था। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल ऊपर वो जो कांच के जो टुकड़े होते हैं ना, जो रोशनी को सोखते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोलर पैनल। जो छतों पे ऊपर लगे होते हैं ना सूरज की तरफ को, जो रोशनी को सोखते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोलर पैनल। वो अवतल दर्पण से बने होते हैं। और जो सोलर सेल हैं इसमें तरह तरह के केमिकल होते हैं। देखो, सोलर पैनल जो होते हैं वो रोशनी को सोखते हैं, रोशनी को सोख करके वो दे देते हैं इन सेल को। ये सेल जो हैं उस प्रकाश ऊर्जा से, या जो फोटॉन्स आ रहे हैं उन फोटॉन्स को सोलर सेल को देती है, सोलर सेल उससे बिजली बना देते हैं, ठीक है। विंड मिल क्या होता है भाई? पंचक्की ना, वो किससे? हवा से जो बिजली बनती है ना, देखा होगा फिल्मों में वो बड़े बड़े से ब्लेड घूमते रहते हैं ना, हाँ वही है विंड मिल या पंचक्की, ठीक है। ये कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था शायद। बूझा चूना और कली चूना क्या होता है? तो उसको याद है? कली चूने का सूत्र और बूझे चूने का सूत्र। अच्छा, वैसे बता दो क्या है? हाँ, क्या होता है? अच्छा, पानी डाल देते हैं, बूझा चूना होता है। तो कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड है ना, और उसमें आप पानी मिला दो तो हो जाता है वो बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर इस बूझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस मिला दें तो बन जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर।
हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक का मतलब क्या हो गया? रंजक माने रंगने वाला। आप कहते हैं पिगमेंट, पिगमेंट कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णक। पिगमेंट को हिंदी में वर्णक भी कहते हैं, रंजक भी आता है। इसी से इसी शिल्प आधारित एक जाति भी होती है जिसे कहते हैं रंगरेज। हमारे यहाँ जातियाँ कैसे बनी? जो जो काम करने लगा उसी को उस जाति का नाम दे दिया। जैसे जो पुराने ज़माने में जो कलर करने वाले होते थे, खासकर कपड़ों को जो रंगने वाले होते थे उसे कहते थे रंगरेज। इसी पर एक गाना भी है ना, वो उड़ उड़ बैठी रंगरेजवा दुकनिया, है ना? कौन सी फिल्म थी? तीसरी कसम, राज कपूर साहब की थी। आपने सुना गाना? उड़ उड़ बैठी रंगरेजवा दुकनिया, कपड़े के संग रंग मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। अच्छा, कपड़े की दुकान जो चलाता है उसे क्या कहते हैं? कपड़े की दुकान जो चलाते हैं उस जाति को क्या कहते हैं? जो कपड़ा बेचते हैं। उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, ऐसे कोई है बजाज। कुछ आप क्यों हंस रही हैं? कुछ कह रही हैं आप? नहीं, चलती वीडियो में ऐसा नहीं बोलते, है ना? खैर माइक आपके तक नहीं है, वहाँ आवाज़ नहीं आई होगी। उन्हें कहते हैं बजाज, है ना? क्या कहते हैं? बजाज। तो हम बहुत बच्चे थे तो नानी हमारी कहती थी, अरे बजाज आ गया, बजाज आ गया, चलो कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। तो बजाज, ठीक है ना? रंगरेज, रंगरेज जो कलर डाई का काम करते थे, ठीक है? ओके। तो जातियाँ जो बनी हैं हमारे यहाँ शिल्प आधारित बनी हैं, ठीक है? जैसे सुनार, है ना? सुनार, है ना? सुनार, लोहार। लोहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, ब्लैक स्मिथ। मुझे पता ही था, मैंने कल पहली बार पढ़ा, है ना? मुझे गोल्ड स्मिथ पता था, सुनार। मुझे लोहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। आपको भी नहीं पता था क्या? वो आर्यमान बोल रहे हैं? अरे शाबाश। लोहार को क्या बोलते हैं? आर्यमान। वेरी गुड। हैं? आयरन मैन। ओह, ठीक है, ठीक है भैया, आयरन मैन नहीं है। फिल्म देख ली क्या आयरन मैन? ओके, चलें, चलो 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 चलो, ओके। लौट आओ। अब ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक, देखो रंजक माने रंगने वाला और विरंजक माने रंग उतारने वाला, है ना? तो जैसे आपका एकदम लाल सुर्ख दुपट्टा ये दिख रहा है ना, जिसको कलर जो केमिकल उतार देगा उसे कह देंगे हम ब्लीचिंग। अरे चेहरे पे नहीं कराते हो ब्लीचिंग? हाँ, है ना? 250-250 मैं गर्ल्स जो हैं ब्लीचिंग वाली बहन जी को देंगी एक बार के 5000। बहुत पार्टी है, शादी है, उस पार्टी में जाना। भाई साहब कौन कौन से होते हैं? बालों में क्या क्या होते हैं पांडे जी? क्या क्या कराते हैं बालों में? अरे बताओ क्या क्या कराते हैं? 12-12, 13-13, 15-15 हज़ार के पैकेज। अरे बाबा, सर हमारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है, हम फीस नहीं दे सकते, हम बहुत गरीब हैं, मम्मी पापा जैसे तैसे भेज देंगे, किराए के भी पैसे नहीं होते हैं, और ये है सर वैसे। अब सर पिघल गए। बेटे कोई बात नहीं, हमने भी ये समय देखा है, हम भी इस समय से गुजरे हैं, तुम बैठो, आओ पढ़ो। 1 महीने बाद वो दिख रही है पार्टी में, वो 12-12 हज़ार के पैकेज करा हुए। अब सर कह रहे हैं यार फिर ठग लिया। क्या कर लिया? फिर से ठग लिया। तुम लोग मेरे बारे में खूब रिसर्च करके आते हो, है ना? हाँ, खूब रिसर्च। मैंने अब दिल पे पत्थर रख लिया, है ना? हाँ, दिल पे पत्थर रख लिया, ठीक है? तुम्हारा बैच जो है लूटने वाला मुझे आखिरी बैच है। ओके, चले, है ना? होता है ना? अरे पांडे जी होता है, मैं देखता हूँ यार, मैं फिर उसकी जीन्स देखता हूँ, मैंने कहा यार कितने की होगी? हैं 15-16 हज़ार, 100 से कम की तो होगी नहीं, है ना? ओके, चलें। नहीं, फिर मैं उसका बुर्का देखता हूँ कितने का होगा। चलें भाई, ओके। ब्लीचिंग पाउडर, प्लीज़ अब इधर आ जाइए। ठीक हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि वो पाउडर जो रंग उतार देता है। मैंने क्या लिखा है? जल चीनी जीवाणु। क्या लिख दिया मैंने? कि क्यों लिखा होगा मैंने ये जल चीनी जीवाणु? हैं? ओह यस। पानी को शुद्ध करना, ब्लीचिंग पाउडर पानी से बैक्टीरिया को मार सकता है। कल लिख के चला गया था ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा क्यों लिखा होगा ये। पानी में बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा चीनी जो बनती है ना, अच्छा आप पहले क्या चीनी 2 तरह की बिकती थी दुकानों पर। अब तो देखो पैसा इतना आ गया बेटे, पैसा इतना आ गया। खैर इतनी समय नहीं इतना डिस्कस करने का, जब हम अभी 15 दिन बाद जब आए इसके लिए वीडियो बनाएंगे स्पेशली, उसमें बात करेंगे। पहले क्या होता था इमरान जी, बचपन में मैंने देखा है कि 2 तरह के नमक होते थे दुकानों पे, 2 तरह की चीनी होती थी और 2-3 तरह के गुड़ होते थे। एक बिल्कुल उजला साफ नमक, वो महंगा, और एक बिल्कुल मटमैला नमक, वो सस्ता। तो गरीब लोग जो थे वो मटमैला नमक ले जाते थे, गरीब लोग मटमैली चीनी ले जाते थे। अब वो बिकती नहीं। पैसा है भाई लोगों के पास पैसा है, रोज़गार है, पैसा है। कोई कह रहा है कि गरीबी ना, मुझे नहीं दिखती कहीं गरीबी। हाँ, काहिली है। काहिली समझते हो? आदमी काम ही ना करे। अगर आदमी कोई काम ही ना, काहिल उसे कहते हैं जो कोई काम ही ना करे। जाहिल कौन होता है? पढ़ा लिखा अनपढ़ भी जाहिल हो सकता है, ठीक है?
पढ़ा लिखा अनपढ़ समझते हैं ना। तो खैर पैसा आ गया लोग, अब वो नमक दिखता ही नहीं, वो चीनी नहीं दिखती अब बिल्कुल फ्रेश। तो चीनी जो बनती है ना फैक्ट्री में, जो चीनी बनती है वो मटमैले रंग की होती है जो निकल के आती है। तो ब्लीचिंग पाउडर से उसका जो मटमैला रंग है वो उड़ाया जाता है, उसको बिल्कुल सफ़ेद किया जाता है। फिर भी कुछ चीनी रह जाती है जो मटमैले रंग की होती है, वो अलग से बिकती है। ठीक है, तो चीनी का रंग, फैक्ट्री में चीनी का रंग उतारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर आती है कौन सी धातु, Hg माने मरकरी, ध्यान रखना, मरकरी माने पारा, बेटे समझ में आ रहा है। Hg माने मरकरी, मरकरी माने पारा। तो पारा जो है वो लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है, ये ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है ना। और फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ऐसी नॉन मेटल है, ऐसी नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी, द्रव अधातु है। बेटे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही रखे रखे आएंगे और आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर ऐसी अधातु जो ठोस अवस्था में मिल सकती है आपको, आयोडीन। ठीक है, टिंचर आयोडीन, ये सवाल अब नहीं आता, पहले खूब आता था, क्योंकि अब टिंचर आयोडीन का ज़माना ही ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई। पहले खूब चलता था टिंचर। ये टिंचर आयोडीन किससे मिलकर बनता है, C2H5OH, C2H5OH प्लस आयोडीन। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर है ये, क्या, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन किसका मिक्सचर है, एथिल अल्कोहल और आयोडीन का। ठीक है, चलें आगे। फिर बात आती है हेलोजन। शायद हेलोजन की हमने कल भी बात की थी आपसे, पता नहीं मैं भूल गया। तो हेलोजन जो गैसें हैं, ऐसी गैसें, हेलोजन गैसेस, किन गैसों को हेलोजन गैस कहते हैं, वो गैसें जो किसी भी धातु से क्रिया करके, धातु से रिएक्शन करके साल्ट को पैदा करती हैं, साल्ट बनाती। साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लवण। साल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। ठीक है ना, साल्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, लवण। तो वो धातुएं जो हेलोजन से क्रिया करके, वो गैसें हेलोजन कहलाती हैं, जो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण या साल्ट बनाती हैं। ठीक है। अब ये बहुत ही एक्टिव गैसेज हैं, हेलोजन गैसेज जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं, इसलिए ये फ्री स्टेज में नहीं मिलती हैं। इसके आसपास जो भी होता है ना, उससे तुरंत क्रिया कर लेंगी। जैसे क्लोरीन है, हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन तो है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या बोला मैं, फ्लोरीन, है ना, ये सब हेलोजन्स हैं। तो अगर क्लोरीन को आसपास कहीं भी ऑक्सीजन दिखेगी ना, तो तुरंत उससे मिल जाएगी। ओजोन के पास जाएगी ना, O3 होता, ओजोन के पास जाएगी क्लोरीन, तो तुरंत उसको तोड़ देगी कि भैया एक मुझे दे दे, है ना। जैसे गब्बर कहता है ना, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। तो अगर ओजोन भी मिली है, मतलब तो क्लोरीन उसके पास जाती है, ये ऑक्सीजन हमको दे दे बाबा, तेरा जो कुछ हो वो होता रहे, है ना। अभी जब पढ़ाएंगे ना ओजोन लेयर का नुकसान कैसे हो रहा है, उसमें बताएंगे। तो ये जो गैसें हैं ना, क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये अति क्रियाशील हैं, इसलिए फ्री स्टेज में नहीं मिलती हैं। थोड़ा पॉज कर दीजिए, उसको आने दें। तो हेलोजन गैसें जो हैं वो अति क्रियाशील हैं, इसलिए वो फ्री स्टेज में नहीं मिलती हैं। ठीक है, आगे चलें। अब ये कौन सी हेलोजन गैस है जो आपको लिक्विड शेप में मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, ब्रोमीन। ठोस फॉर्म में मिलेगी आयोडीन। ठीक है। अब उत्कृष्ट धातु, इन्हें नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं पता नहीं। सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना ना, है ना, सफ़ेद सोना कहते हैं इसको। आप जा रहे हैं, कल आप आइएगा 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे मिलेंगे आपसे, ओके। वालेकुम अस्सलाम। तो उत्कृष्ट धातु सोना, चांदी और प्लेटिनम, ओके। वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, आपने सुना होगा ना, जैसे अभी खबरों में चल रहा था कि भाई गाज़ा पर फ़िलिस्तीन ने अग्नि बम फेंक दिया है। तो एक केमिकल होता है फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, इसमें आग लग जाती है और पीले रंग की आग में ये जलने लगता, धुआं फेंकता, आग फेंकता। वाइट फास्फोरस जो होता है ना, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, इसमें अपने आप आग लग जाती है, स्वतः दहन हो जाता है इसका। तो ऊपर हवाई जहाज़ में आप इसको ले गए, नीचे फेंका, जैसे ही नीचे फेंका इसमें आग लग गई और जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर ये अग्नि बम या धूम्र बम का काम करेगा। सवाल आता है कि अग्नि बम किससे बनते हैं, तो वाइट। कभी सीधे सीधे भी आता है कि इसमें से कौन सा जो है सीधे हवा के संपर्क में आने के बाद जलने लगता है। हीटर और प्रेस के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट या तंतु होता है, फुरकान बेटे आप चाहो तो घर चले जाओ, आपको नींद आ रही है, जा रहे हो, जाओ, आपको नींद आ रही है,
आपकी उम्र भी कम है, शायद ये इंटरेस्ट सर नहीं लग रहा होगा, हम पढ़ भी तेज तेज रहे हैं, कल आ जाना आप, ठीक है। तो एक्चुअली होता है ना, जब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता ना, जब हमारे सामने टारगेट होता है तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। 17-18 साल की उम्र में आप कोचिंग में जब आकर बैठ जाते हैं ना, और आप सोचते हैं कि हम IAS की तैयारी करेंगे, तो 17-18 साल की उम्र में जब आप आते हैं, आप सोचते हैं मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूँगा, IAS की तैयारी करूँगा, तो एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहती है कि मेरे पास बहुत समय है। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। दोनों ही चीज़ें, यार मेरे पास समय बहुत कम है और मेरे पास बहुत समय है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक है ना। और एक स्टेज के बाद आदमी कब ओवरेज हो जाता पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता कब ओवरेज हो गया। खेल खेल में अरे 2 ही साल लग गए, अरे 1 ही साल रह गया, लास्ट अटैम्प्ट है, अब नींद ना आ रही, आगे चलेंगे। तो हीटर और प्रेस का तार नाइक्रोम से, बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु टंगस्टन से, और CFL में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। ये शायद मैंने कल भी बताया था। CFL में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। नियॉन के और क्या क्या यूज़ है ना, नियॉन लैंप बनते हैं, और वो जो चमकने वाले विज्ञापन होते हैं उसमें भी नियॉन का इस्तेमाल होता है। बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, बिजली के बल्ब के अंदर एक गैस भरी जाती है जिससे कि जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट या तंतु है, तार है, वो जल्दी से टूटे ना। तो कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन भी भर सकते हैं उसमें आप, नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। आमतौर पर उसमें ऑर्गन भरी जाती है, ठीक है ना, ज़्यादातर उसमें ऑर्गन भरी जाती है, क्योंकि ये लगभग अक्रिय गैस है, लगभग अक्रिय गैस है, जल्दी से क्रिया करती नहीं है। ऑर्गन भरी जाती है और नाइट्रोजन भी आप उसमें भर सकते हो। अब मैं लिखा उजाला, अब ये मैंने क्यों लिखा होगा? बिजली के बल्ब से उजाला कैसे मिलता है, चाहे वो CFL हो, LED लाइट हो, या फिर ट्यूब लाइट हो, या फिर बल्ब हो। तो बिजली के बल्ब से उजाला कैसे मिलता है? तो जब हम बिजली के बल्ब में जब करंट फेंकते हैं ना, आपने देखा होगा ना, जब हीटर जहाँ पर चल रहा होता है, आप लोग हीटर बैठते हैं ना, तो वहाँ हल्का सा अंधेरा भी होगा तो आपको उजाला जैसा महसूस होगा ना। तो वही काम है, वो जो हीट एनर्जी है वो जो है लाइट एनर्जी है, प्रकाश में बदल रही है। बिजली का बल्ब जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा, रोशनी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। कभी आपने सुना भी होगा, अभी लाइट ऑन की है इसलिए रोशनी आपको थोड़ी कम लग रही है, अभी बढ़ जाएगी लाइट, कभी सुना है कभी? हाँ, तो सर यही है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट या तंतु जब गर्म होता है ना, तो वो गर्मी जो है वो जो हीट है, वो जो ऊष्मा है, वही प्रकाश के रूप में बदल जाती है। तो बिजली के बल्ब से आप क्या करेंगे? हीट एनर्जी को किसमें बदल रहे हैं आप? प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। कली चूना, ये मैंने आपको अभी बताया ही, कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आप पानी मिलाएं तो किसमें बदल जाएगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने में बदल जाएगा ये। अमलगम, अमलगम क्या है? कल मैंने बताया था, नहीं बताया था आपको? पारे में किसी धातु को आप घोलें तो ऐसा जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं अमलगम। पारे में आप किसी भी धातु को घोलें तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं अमलगम। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि अमलगम जो है वो किससे बनता है? पारे से बनता है। अमलगम बनाने के लिए धातु में क्या घोला जाता है? पारा घोला जाता है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कौन सी धातु से अमलगम नहीं बनता, यानी कि पारा उसके साथ नहीं घुलता। सामने आपके लिखा है लोहा, मैंने लिखा है ना, लोहे से नहीं। ओके, कल भी शायद बताया था, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है, और खाने का सोडा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, कास्टिंग सोडा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो होता है ना हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, कल मैंने बताया था हार्ड वाटर क्या है? जो पानी के साथ एकदम से झाग नहीं देता है, जिससे आसानी से मैल नहीं टूटता, कपड़े आसानी से नहीं धुलते। जो पानी डिटर्जेंट या साबुन के साथ मिल करके झाग नहीं देता या आसानी से नहीं घुलता है, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो ये जो हार्ड वाटर है एक्चुअली ये खारा पानी होता है, ज़्यादा खारा पानी होता है। ये जो हार्ड वाटर है ना, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, समुद्र के पानी से कपड़े नहीं धो सकते आप, इतना खारा है वो। तो उसके खारेपन को दूर करने के लिए या उसको शुद्ध करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी की कठोरता किससे दूर की जाती है, तो आप उबाल के भी दूर कर सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट से भी दूर कर सकते हैं, खड़िया मिट्टी से भी दूर कर सकते हैं। आमतौर पर इसका आंसर है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर आपके पेट में एसिडिटी यानी कि गैस बन रही है, आपके पेट में एसिडिटी या गैस बन रही है, तो एक पाउडर आता है इनो पाउडर, है ना, सभी लोग परिचित हैं उससे। इनो ऐड भी आता है उसका, खूब बिकता है।
तो इनो पाउडर का घोल देते हैं आप एकदम से, और वो एकदम से अगर आप उसको पीने में ज़रा सा भी क्षण भर भी देरी कर दो तो वो यूँ नष्ट हो जाता है जैसे जीवन, है ना, क्षणभंगुर है वो इनो पाउडर। जल्दी से उसको खोलो, ग्लास में घोलो और पी जाओ। तो एक्चुअली उसमें वही होता है बेकिंग सोडा इनो पाउडर में, वो आपके पेट में जाता है, तेज़ी से घुलता है, घुलने के बाद आपकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। कौन सा? खाने का सोडा। और खाने के सोडे को आप जो हैं अग्निशमन यंत्रों, यानी कि वो जो आग बुझाने के जो सिलेंडर होते हैं ना, हंडे, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हीट मिलती है, खाने के सोडे को जब हीट मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है और उसको बुझा देती है। लेयर बनाने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है उसके आसपास की, और आग बुझ जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जल पाएगी। ठीक है ना? आगे चलें। वाहनों के धुएं से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? सल्फ़र। ठीक है ना? डीजल से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है सल्फ़र। ठीक है। पेट्रोल के जलने से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले के जलने से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोयले के जलने से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। डीजल के जलने से निकलती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसी तरह से जो बहुत सारे कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से, चिमनी जानते हैं, है ना, कारखानों की चिमनियों से, ईंट भट्टों से, ईंट भट्टी की जो चिमनियां हैं उनसे, और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं उनसे, इन सब से निकलती है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो सांस की, अस्थमा, है ना, अस्थमा, एलर्जी, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो होती हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड से होती हैं। दलदल से, कचरे के ढेरों से, कचरे के ढेर को पता क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैंडफिल, है ना, जहाँ कचरे के ढेर की डंपिंग होती है ना उसे कहते हैं लैंडफिल। ठीक है। तो कचरे के ढेरों से, दलदल से, लैंडफिल से, ये फल सब्जियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में को बढ़ावा मिलता है। दमघोटू गैस किसे कहते हैं सर? आप बताएं। दमघोटू गैस आप बताएं। हाँ, क्यों कहते हैं इसको दमघोटू गैस? इसे ना हम, हाँ बोले वो आप बोले, ये शरीर में जाके ऑक्सीजन के लेवल को कम कैसे करती है? चलो इसमें नंबर पूरे आपके, कैसे करती है? कोई बच्चा? ऑक्सीजन से क्रिया कर देती है। अच्छा, जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती ना इंटर में, तो क्रिया बड़ी जल्दी कराते हैं वो क्रिया बड़ी जल्दी कराते हैं, है ना, क्रिया जल्दी बढ़ेंगे। एक शब्द बहुत बोलते हैं, अणु। कौन सा? अणु। अणु बहुत बोलेंगे, अणु। ओके। तो और मैथ वाले सपोज करते हैं, क्या करते हैं? सपोज। ओके, चलिए ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। तो हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी बॉडी में, किस में? ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को लपेटना अपने साथ, है ना। हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड में आई ऑक्सीजन को अपने साथ लपेटना और ले जाना। लेकिन ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा प्यार हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। तो अगर देखेगा कि ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ऑक्सीजन को तलाक दे देगा तुरंत, और कार्बन मोनोऑक्साइड से दूसरी शादी कर लेता बड़ी जल्दी से। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से एकदम, कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर एकदम से अट्रैक्ट होता है। तो अब होता क्या है, जैसे आप दिल्ली चले जाएँ उधर लोटस टेम्पल की तरफ, वो एरिया जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया, तो मैं गया था एक बार नवंबर के महीने में, तो वास्तव में दम घुट सा रहा था। वास्तव में वहाँ पर जो आप अखबारों में पढ़ते हो ना, मैं गया, वास्तव में दम सा घुट रहा था वहाँ पर। तो खैर, तो ये जो वाहनों के धुओं से या सिगरेट के धुओं से, खैर सिगरेट के धुएं से तो इतना नहीं, इसका जो असर आप देखेंगे वहाँ पर देखेंगे, आप जो हैं कमरा पूरी तरह से बंद कर दें और कोयला जला करके सो जाएं। जिसे कहते हैं ना अंगीठी, कोयला या अंगीठी जला करके आप सो जाएं एक कमरे में, कमरा पूरी तरह से बंद कर दें। सर्दियों की गर्म रात, ठंडी रात हो और नरम नरम आपका रजाई हो जाए, फिर आप सुबह को जन्नत में उठेंगे, है ना भाई। यकीन तो यही है ना कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें बनाया, तो दोजख में क्यों भेजेगा? जन्नत में भेजा है ना भाई, है ना। हाँ, ओके। रजिस्ट्रेशन है हमारा, रिजर्वेशन करा रखा है, नहीं जन्नत में सभी का रिजर्वेशन है, तभी तो झूठ फरेब छल सब, है ना। चलो खैर, कहाँ थे? तो होता क्या ना, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है खूब, कोयले के जलने से या लकड़ी के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खूब निकलती। अब होता क्या है, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर लिया आपने। अच्छा, गर्मियों में, अच्छा ये घटनाएं गर्मियों में आपको देखने को नहीं मिलती आमतौर पर, क्यों? गर्मियों में अंगीठी, अब बोलते अंगीठी नहीं जलती, है ना। खिड़कियाँ अगर हम खोल के सोते हैं,
सर्दियों में सब बंद कर लेते हैं, हवा ना इधर से उधर हवा, तो बाहर से ताज़ी हवा आती नहीं, ताज़ी हवा नहीं आ रही मीन्स ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। अब हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर जो है ऑक्सीजन वैसे ही कम हो रही है। अब ऊपर से आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं जो है वो हमारी नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ब्लड में जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, तो अब जो ब्लड की या हीमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन कैप्चर करने की, ऑक्सीजन को समेटने की, ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है वैसे वैसे हमें बेहोशी छाई जाती है, बेहोशी छाई जाती है और बेहोशी में ही हमारी जान चली जाती है। और सुबह को हम अखबार में छप जाते हैं, सुबह को नहीं छपते हैं, अगले दिन सुबह को छपते हैं, क्योंकि सुबह को तो पता चलेगा ना अखबार वालों को, अगले दिन छपेगा कि एक ही घर के 4 लोग फिर इन द ब्लैंक्स, है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में, मैं तो डर के मारे, हालांकि मेरे यहाँ AC है नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं तो डर के मारे अगर कहीं होटल में चला जाऊँ ना तो मैं AC चला करके रात को नहीं सोता हूँ, है ना भैया, पसीने में रह जाऊँगा, परसों को अखबार में मैं नहीं छपना। हालांकि AC से ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। 1-2 बार मैंने देखा ना, बहुत से लोगों ने जो है कि आत्महत्या क्या तरीका है, पूरा का पूरा परिवार नहीं, उसने पूरा, अरे मैं कैसी बातें करने लगा यार, चलें आगे, कहाँ थे, चलो करने लगा तो बता दूं, बताओ तुम लोगों ने किसी ने कर लिया तो वैसे ही बेरोज़गारी हावी हो जा रही है, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, बेरोज़गारी, तुमको यार ये तरीका बड़ा अच्छा सुसाइड करने का, ना भैया मैं ना बता रहा। चलें भाई, कहाँ थे? अच्छा देखो, हमें सबसे बड़ा उपहार क्या मिला हुआ है? ज़िंदगी। इससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं है भाई साहब, चाहे वो कूड़ा बीनने वाला है, चाहे अंबानी है, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। जिससे ही पूछोगे मांग क्या मांगता है तो ये कहेगा ज़िंदगी दे दे, सब कुछ ले जा, ज़िंदगी है। चोर डकैत मिल जाए रात को कहीं, ला निकाल क्या है दे रहा, भाई तो सब कुछ ले ले, कपड़े भी ले ले तो जान छोड़ दे, है ना, जान की भीख मांगते हो ना। हाँ तो भाई जीवन बहुत नेमत है ना, तो ऐसा कभी सोचना ही मत। ओके चलें भाई, कहाँ थे? तो हाँ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटू गैस। कौन सी गैस? दम घुटू गैस। ठीक है, आगे चलें। और सांस लेने में सहायक कौन सी गैस? ऑक्सीजन, है ना। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, इसी को कहते हैं हम शहरी प्रदूषक। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम शहरी प्रदूषक कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, शहरों में आप देखेंगे ज़्यादातर ट्रकें और बसें आपको चलती हुई दिखेंगी या बाइक और कारें? ज़्यादातर आपको शहरों में दिखते हैं ना, पेट्रोल वाहन दिखते हैं। ज़्यादातर शहरों में आपको पेट्रोल वाहन दिखेंगे और पेट्रोल वाहनों के जलने से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इसको अर्बन पोल्यूटेंट या शहरी प्रदूषक कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ध्यान रखना। ठीक है, सिगरेट के धुएं से निकलती है, वो जो कश लगाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ठीक है, सीवेज यानी कि मलमूत्र में एक बैक्टीरिया होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये जो है बहुत सी बीमारियों की वजह है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मलमूत्र में होता है, सीवेज में। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 भरी जाती है, मैंने आपको बता दिया। चिप्स में नाइट्रोजन भरी जाती है, चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी जाती है। एयर बैग जो होते हैं ना, कारों में जो एयर बैग होते हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल भरा होता है? वो होता है सोडियम एजाइड। एक बहुत मतलब 1-2 सेकंड में सारा रिएक्शन हो जाता है। ये सोडियम एजाइड जो है किसी दूसरी गैस में बदलता है, एकदम से फूल जाता है। और कभी कभी बदकिस्मती ऐसी हो जाती है कि एयर बैग भी नहीं खुलता। पता चला वो सीट बेल्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लगी थी। एयर बैग तभी खुलेगा जब आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, वो उसका लॉक होता है एक तरह से। अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखी है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। अच्छा ये बताओ, सड़क पर वाहन चलाते हुए सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मुझसे, मैं एक बार ना कार खरीदने गया, हालांकि मैंने कार खरीदी नहीं, मेरे पास कार वार नहीं है, मैं बेकार आदमी हूँ। क्या हूँ मैं? बेकार, है ना। तो मैं कार खरीदने गया, थोड़े से पैसे आए तो वो कुतकुताने लगे। पैसे कुतकुताते हैं ना, है ना। हाँ, पैसे कुतकुताने लगे, कहाँ लगाऊँ। तो कार खरीदने चला गया, 3-4 शोरूम में चला गया, तो सब मुझे सेफ्टी फीचर बता रहे हैं, इसमें इतने एयर बैग हैं, इसमें है, इसमें वो है, इसमें ऐसा है। तो जितने ज़्यादा एयर बैग, जितनी ज़्यादा फीचर, सिक्योरिटी फीचर, उतनी ज़्यादा उसकी कीमत। तो मैंने उससे कहा कि यार सबसे अच्छा जो सिक्योरिटी फीचर है वो ये है जो कि मेरे पास है। क्या है सबसे अच्छा सिक्योरिटी फीचर पांडे जी? दृष्टि, नज़र, दृष्टि IAS। हाँ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। हाँ ठीक है, और शॉर्ट में करो, धीरे धीरे, हुल्लू टुक 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 है। ओवरटेक से बचें। हाँ देखो, कई सारी ओवरटेक से बचें। और ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं ओवरटेक में होती हैं, सही बोल रहे हैं आप। और
वही है जो आप लोगों ने कहा ना अभी, सावधानी। सबसे बढ़िया जो सिक्योरिटी फीचर है वो है ड्राइवर की सावधानी, है ना। और जब भैया वो पापा की परी या मम्मी का हेलीकॉप्टर बनोगे तो फिर तो है ना। हाँ, है ना। मैं जब भी कहीं मुझे मान लो अगर कहीं लंबी ड्राइव करनी हो सुबह सुबह तो मेरी कोशिश ही रहती है कि रात को मैं नींद अच्छी ले लूँ। मैंने कई बार पढ़ा हुआ होता भी है कि अगर आपको रात को नींद नहीं ले रहे हैं, दिन में गाड़ी अगर लंबी चलाएंगे तो आपकी पलकें झपकेंगी, और पलकें झपकेंगी तो आगे चलें भाई, चलें। कहाँ थे? ठीक है, चलें। हाँ, ऐसे ही होता है, बस इतनी देर लगती है। कहाँ थे? तो बी केयरफुल, है ना, बी केयरफुल। सड़क पर जब भी आप चलें तो बिल्कुल आराम से सफ़र का आनंद लें, है ना, होले होले, ठीक है ना। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। किसने गाया गाना? 11 रुपये दूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम बताओगी इसमें म्यूजिक किसका, तो तुम्हें 101 रुपये दूंगा। बिना देखे आंसर दें। जरा हल्ले हल्ले चलो मेरे साजना, ये गाना गाया किसने है, इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, बिना सर्च किए अभी कमेंट करें, मैं आपको पेटीएम करूंगा 101 रुपये, जिसने सबसे पहले कमेंट किया। तुम लोगों को अभी बता देता हूँ, पॉज कर दो, अभी बता देता हूँ। अब आती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हो, जो आमतौर पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहली बात तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर क्या है? आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि पौधे जल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं और क्या फ्री करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पौधे जल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए हरे जो प्लांट हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। अब ध्यान, मैंने क्या कहा, हरे प्लांट, क्योंकि हरे प्लांट में ही होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जो कि ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए। अच्छा, आपको ये कहते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है वो पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये तनों में भी होता है। तना समझ रहे ना, पेड़ की जो हरी छाल होती है, छाल समझते हैं ना, हरी छाल, तो उसमें भी होता है, तने में भी होता है। तने के ऊपर की जो हरे रंग की छाल होती है उसमें भी आपको हरित लवक मिलेगा, लेकिन कम होता है। तो पत्तियाँ तो बनाती हैं भोजन, पत्तियाँ तो भोजन बनाती हैं, साथ ही साथ जो पेड़ की छाल है ना उसमें भी भोजन बनता है। कभी देखा आपने ना, बिल्कुल पतझड़ हो जाता नहीं हो जाता, पतझड़ हो जाता है। या आपका कोई प्लांट जो है सूख गया, आप प्लांट लेकर आए, अभी मैं लेकर आया ना, पंतनगर में किसान मेला लगा, तो उसने मुझे पता नहीं कश्मीरी अमरूद तो पता नहीं किस नाम से 400 रुपये का प्लांट भिड़ा दिया। मैं लाया, वो सूख गया, लेकिन फिर मैंने उसकी केयर की, थोड़ी जड़ बची होगी तो उसमें फिर से कल्ले आ गए, है ना। तो जब उसमें पत्तियाँ नहीं थी तो कैसे कल्ले आ गए उसमें? तो जो तना था ना उसका, कहते हैं ना, अरे देखो तना इसका सूखा तो नहीं है, कहते हैं घर में, कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे, देखो तना सूखा तो नहीं, हाँ तना नहीं सूखा है, जड़ है, तना तो नहीं सूखा है, जड़ भी है, तना तो नहीं सूखा ना, तना नहीं सूखा, लगा दे पानी देता रहे इसे, तो वो वास्तव में उसमें कलियाँ आ जाती हैं, ठीक है साहब। तो तने में भी होता है हरित लवक। ओके, अब पानी कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों में। जड़ों में हरित लवक नहीं होता, ध्यान रखना, जड़ों में हरित लवक जो है वो नहीं होता। अच्छा, पेड़ गिर जाता है, पेड़ गिर गया, गिर के फिर सीधा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? पेड़ गिर गया ना, जैसे आंधी आई, आंधी से पेड़ झुक गया, और झुक गया आपको भाई तो गिर गया, आप भूल गए उसको, लेकिन वो फिर ऐसे करके सीधा हो जाता है, लेकिन उसमें कर्व जरूर आ जाएगा, ऐसे करके चलेगा वो। ऐसा क्यों होता है? फिर सीधा होकर के ऊपर को चलने लगता है वो। जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ वो प्रकाश की तरफ को भागती हैं, जो पत्तियां हैं ना वो प्रकाश की तरफ को भागती हैं, और प्रकाश कहाँ मिलता है? ऊपर मिलता है, तो इसलिए ऊपर को। और जड़ें जो होती हैं ना वो पानी की तरफ को भागती हैं, इसलिए जड़ें गहराई में जाती हैं पानी की तलाश में, और पत्तियां ऊंचे ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती हैं, किसकी तलाश में? प्रकाश की तलाश में। समझ रहे ना? ओके, तो जड़ों में हरित लवक नहीं होता, जड़ों से भोजन नहीं बनता है। ओके, तो भोजन कहाँ से बनता है? पत्तियों से बनता है ना। अब बात ये आती है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है ना। हरित लवक में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं अंकित? पर्णहरिण, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक, और क्लोरोफिल को कहते हैं पर्णहरिण। अच्छा, इस पर्णहरिण में होता है मैग्नीशियम, थोड़ा ध्यान कर लेना, इस पर्णहरिण में होता है या क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। अब ये जो क्लोरोफिल है ना, ये जो है एक्चुअली प्रकाश को सोखता है। क्लोरोप्लास्ट हो, लेकिन अगर क्लोरोफिल में
क्लोरोप्लास्ट हो, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ना हो, और क्लोरोफिल हो, इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ना हो तो भी फोटोसिंथेसिस ना हो पाएगी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश को सोखने में मदद करता है, प्रकाश को सोखता है, ठीक है। CO2 हवा में है, और पानी कहाँ है? जड़ों में है ना, पानी जड़ों में। तो इस तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, और मिलने के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि कौन से रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है लाल रंग में, और उसके बाद बैंगनी रंग में। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस लाल रंग में, और उसके बाद बैंगनी रंग में। और फोटोसिंथेसिस सबसे कम किस रंग में होती है? हरे रंग में। हरे रंग में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हरा रंग जो है प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। लाल रंग प्रकाश को सबसे ज़्यादा सोख लेता है, इसलिए लाल रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है अंधेरे में होती है क्या? ठीक है। अच्छा, कल सुबह नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है, और शाम को ही पढ़ाएंगे 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है। नमस्ते, आगे चलें। कहाँ थे? इस बार IAS का एग्ज़ाम देना, IAS का एग्ज़ाम देना इस बार है, देना, ठीक है। अरे ये कुछ कह रहे हैं, हो गया, चलें आगे। अच्छा हाँ, अभी तक मैंने तुमसे पूछा था कि स्ट्रेटेजिक मेटल या रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल या रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? मैंने तो उससे पूछा था शायद, तो किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं? टाइटेनियम धातु जो है ना मजबूत है, काफ़ी मजबूत है और हल्की है। आजकल की जो कारें आ रही हैं ना, वो पुराने ज़माने की कारों की तुलना में बहुत ही कमज़ोर हैं। उनकी बॉडी जो है, पहले की जो बॉडी है ना, वो स्टील की बॉडी हुआ करती थी, महंगी होती थी। अब क्या, कंपनियों पर दवा की कीमत घटाने का, तो क्या करें, स्टील लगाएंगे, स्टील बहुत महंगा है, तो इतनी कीमत लोग दे नहीं पा रहे हैं। और अंदर बहुत सी चीज़ें जो लोहे की होती थी ना, जो बहुत सी चीज़ें लोहे की होती हैं, वो प्लास्टिक की होती जा रही हैं, मजबूत प्लास्टिक, लोहे की बजाय मजबूत प्लास्टिक की हो जा रही है। तो जो सुरक्षा के लिहाज से क्वालिटी अच्छी नहीं है इस समय। जो पुरानी कारें हैं वो बहुत मजबूत थी, लेकिन साहब महंगी भी थी, क्योंकि महंगा स्टील और महंगा लोहा लग रहा था। अब टाइटेनियम जो है ना मजबूत है और हल्की है, तो इससे अगर आप हवाई जहाज़ बनाएं, फाइटर जेट बनाएं, मिसाइल बनाएं, तो उनका वज़न कम हो सकता है। वज़न कम होगा तो उसमें ईंधन, गोला बारूद ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए टाइटेनियम को कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक धातु या रणनीतिक धातु। खाने का सोडा ही मैंने बताया एसिडिटी को कम करता है। ये सवाल खूब आता है कैंसर के इलाज के लिए। रेडान अक्रिय गैस है, रेडान का इस्तेमाल आप कर सकते हो कैंसर के इलाज के लिए। इसके अलावा कोबाल्ट 60, एक आइसोटोप होता है, ये कोबाल्ट 60 खूब आता है। इसमें से इसका इलाज कैंसर के इलाज के लिए किसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए होता है? कोबाल्ट 60 का। सर्वाधिक सक्रिय, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव या सक्रिय धातु है वो सीजियम है, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम। और सबसे सक्रिय जो हैलोजन है, सबसे सक्रिय या एक्टिव हैलोजन जो है वो है फ्लोरीन। सबसे एक्टिव या सक्रिय हैलोजन है फ्लोरीन। सबसे अक्रिय हैलोजन, अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती है, वो है आर्गन। और हैलोजनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो है फ्लोरीन, आयोडीन नहीं है सर, फ्लोरीन, ठीक है ना। हैलोजनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है F माने फ्लोरीन। अब जैसे हम लोग बायोडीजल की बात कर रहे थे ना सोनू भाई, हम लोग बायोडीजल की बात कर रहे थे, बड़ी बढ़िया राइम हुई थी ना कि 3 क्या हुआ, मैं भूल गया क्या बोला था मैंने, 4 में से 3 लगातार 3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन रोने लगा है। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा बना ना। ओके, तो सोनू भाई कल मैं आपको पढ़ा रहा था बायोडीजल। अब मैंने लिखा इसमें से कौन सा पेट्रोपादप है, पेट्रो प्लांट्स, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनसे आप पेट्रोलियम पा सकते हो, तेल पा सकते हो। तेल सरसों का नहीं, खाने का तेल नहीं या रिफाइंड नहीं, जिनसे आप पेट्रोलियम जो ऑयल है वो पा सकते हो। तो जेट्रोफा से पा सकते हो, अरंडी या कैस्टर से पा सकते हो, चिनार से पा सकते हो, मक्का से और करंज से भी पा सकते हो, है ना। सबसे अच्छी शराब किससे बनती है, कौन से अनाज से अनीस भाई? सबसे अच्छी शराब कल बताया था जौ से, है ना। हाँ, सबसे अच्छी शराब जौ से, जिन की, विस्की, जिन की नहीं, जिन और कौन कौन सी पता नहीं होती है। ओके, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वो गैस थी जो मशहूर है भोपाल गैस त्रासदी कांड के लिए। 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक टैंकर जो था, नहीं भोपाल रेलवे स्टेशन पर नहीं, भोपाल शहर में एक टैंकर रिस गया था।
टैंकर जो था वो रिस गया था, जिसके रिसाव से कौन सी गैस निकली थी, मेथिल या मिथाइल आइसोसाइनेट, 2 से 3 दिसंबर की रात सन 1984 को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेरनोबिल हादसा, यहाँ पर एक एटॉमिक रिएक्टर था, इसमें लीकेज हो गई थी, इसको हम कहते हैं चेरनोबिल हादसा। उस समय रूस में था, लेकिन 1991 के बाद ये हो गया यूक्रेन में। तो पुरानी किताब अगर आप कोई पढ़ेंगे तो वो देखा चेरनोबिल कहाँ है, रूस में, लेकिन चेरनोबिल अब जो है वो यूक्रेन में है। तो ये घटना हुई थी 1986 में। हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी वो आई थी 26 दिसंबर सन 2004 को, 26 दिसंबर सन 2004 को। इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव का निधन भी हुआ था। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर सन 2004 को। जापान में फुकुशिमा में भूकंप के बाद जो सुनामी आई थी वो आई थी 11 मार्च सन 2011 को। 11 मार्च सन 2011 को जापान में भूकंप के बाद सुनामी आई थी। केदारनाथ धाम में, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी, जिसे हम हिमालय सुनामी कहते थे, वो आई थी 16-17 जून सन 2013 को, है ना। चोरावरी ग्लेशियर टूट गया था, जिसकी वजह से चोरावरी झील फट गई थी, उसके बाद ऊपर ले आ गई थी। अच्छा, ब्लड और पित्त, रक्त और पित्त रस, है ना, बाइल जूस जिसे कहते हैं आप, वो हल्का क्षार होता है, 7.4 के आसपास उसकी pH होती है। दूध जो है वो हल्का अम्ल है, ये हल्का एसिडिक या हल्का अम्ल है। क्या? दूध क्या है? हल्का अम्ल है। ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम, सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा रोल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम सभी की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 60% हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक मीथेन है। लेकिन मीथेन जो है वायुमंडल में है बहुत कम। मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना ज़्यादा सक्रिय है ग्लोबल वार्मिंग में। लेकिन मीथेन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में कम है, बहुत कम है CO2 की तुलना में। इसलिए CO2 का जो नेट इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा है, ये 60% है। और CO2 सोनू सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? CO2 का सोर्स सबसे बड़ा क्या है सोनू? CO2 का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हैं? क्या कह रहे हो? अरे बोलो, ऑप्शन दो। डीजल, पेट्रोल, कोयला, लोहा। डीजल, पेट्रोल, कोयला, लोहा। पीछे से दोनों गिला, इसको रोकना है, पीछे से वगैरह। कोयला, कोयला कहाँ थे भैया? हाँ, अच्छा, हाँ, इसकी बात होगी। अच्छा, एसिड रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल बरसता है? नाइट्रिक एसिड, है ना। मृदा प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? केमिकल फार्मिंग या रासायनिक कृषि। वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। ओके। अच्छा, उसके बाद आता है कोयला, पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल। हाँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है, तो आप आंसर देंगे। अगर उसमें फॉसिल फ्यूल कहीं लिखा है एक ऑप्शन, तो वो आपका आंसर होगा। अगर फॉसिल फ्यूल है तो वो आपका आंसर होगा। वो नहीं है, उसके बाद अगर कोयला लिखा है, कोयले का जलाना, तो ये आपका ऑप्शन होगा। कोयला जलेगा ना तभी निकलेगी CO2, बिना जलने नहीं निकलेगी। अच्छा, ये दोनों भी नहीं है, उसमें लिखा है पेट्रोलियम, है ना, उसमें पेट्रोलियम लिखा है, तो फिर ये आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ये भी नहीं है, उसमें लिखा ऑटोमोबाइल या वाहनों का चलना या वाहनों का धुआं, तो फिर ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? कि अगर ये लिखा है तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उपरोक्त सभी लिखा तो सभी सही है ना। उपरोक्त सभी के चांस होने के बहुत होते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा सही नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं भी सही हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। अगर लिखा उपरोक्त सभी तो उसके सही होने के चांस खूब होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। लिखा इनमें से कोई नहीं तो उसके सही होने के चांस कम होते हैं, लेकिन हमेशा वो गलती हो ये नहीं, ध्यान रखना। और कभी भी तुक्का मारो, कभी भी तुक्का मारो तो A और D ऑप्शन पर तुक्का मारने से हमेशा बचना। कभी भी जब तुक्का मारो तो A ऑप्शन और D ऑप्शन को हमेशा अवॉइड करना। तुक्का जब भी मारो तो B या C ऑप्शन में मारना। ये मेरा आजमाया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और A आंसर जो होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, A आंसर आपको लगेगा ये सही है। जहाँ भी A आंसर आपको सही लग रहा है, पढ़ा हुआ है, उसको 100 बार तो बहुत देर हो जाएगी, घंटी बज जाएगी, उसको 2-3 बार सोच लेना कि यार यही सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ ये चीज़ें ऐसी जो तजुर्बे से आती हैं ना। चलें आगे चलें।
जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है सीवेज। ध्वनि प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है भारी यातायात या हैवी ट्रक यातायात। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक जो है रंग उड़ाने वाला वो है फ्लोरीन। सबसे खास नकदी फसल भारत के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में ही सबसे खास नकदी फसल जो है गन्ना है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, आप बताएं अंकित, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है बताएं? उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना, जो प्राकृतिक आवास है, वो कम होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी के कीट पतंगे, आप देखो ना, आपको चिड़िया पक्षी बहुत कम दिखते हैं। जब झाड़ियाँ नहीं हैं तो पक्षी कहाँ रुकेंगे ना। तो इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ये इसका सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। किसका? बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, अब अगर एक चीज़ यहीं पर रखते हुए देखना कि ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है। इन दोनों का ही या दोनों में से किसी एक का पूछे, और उसमें लिखा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तो रुक जाओ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि लिखा है तो भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर सबसे पहले लिखा है कि अति उपभोग, अति हाईली कंजम्पशन, तो ये आपका सही होगा। अत्यधिक उपभोग आपका सही होगा। अगर ये नहीं है, उसमें लिखा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तो ये आपका आंसर सही होगा। ये लिखा है जनसंख्या वृद्धि, तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ओके। चक्रवात बार बार बढ़ते जा रहे हैं तो उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। वजह क्या है कि समुद्र जो है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, उसकी वजह से बार बार साइक्लोन आ रहे हैं। वनों के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? आबादी। आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वनों का विनाश हो रहा है। आप देखो ना भाई, जब आबादी कम थी तो डबल लेन सड़कें थी, है ना। अब आबादी बहुत बढ़ गई, वाहन बहुत बढ़ गए, शहरी क्रांति हो गई तो कार क्रांति हो गई, वाहन बहुत बढ़ गए ना, आबादी इतनी हो गई, सड़कों पे इतनी भीड़ हो गई, डबल लेन बसें, मतलब डबल लेन सड़कें काम नहीं कर रही हैं, तो हमें 4 लेन बनाने पड़ी। जंगलों के अंदर से ही 4 लेन बनाने पड़ी, रेल में लाइन बिछानी पड़ रही है, सुरंगें बनानी पड़ रही है। तो क्या खत्म हो रहा है? जंगल खत्म हो रहे हैं, है ना। ओके। ओजोन परत के नुकसान को सबसे ज़्यादा ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरे नंबर पर हैलोजन गैसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।